मुझे भूटान आए हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे। मुझे यहाँ एक अच्छी जॉब ऑफर हुई थी। तनख्वाह भी बहुत अच्छी थी, इसलिए मैंने हिंदुस्तान के बजाय भूटान में ही काम करने का फैसला किया था। लेकिन सारी समस्या मेरे रहने की थी। यहाँ पर रिहाइश बहुत महंगी थी। अगर मैं अपनी ही रिहाइश अपना खर्चे से करता तो हिंदुस्तान कुछ भी नहीं भेज सकता था। मेरी सारी तनख्वाह शायद भूटान के खर्चे में ही निकल जाती। इसलिए मैं एक सस्ती जगह ढूंढने के चक्कर में था कि जब मेरे ऑफिस के मैनेजर ने मेरा यह समस्या भी हल कर दिया। कहने लगा, हमारा बहुत बड़ा घर है, वहां पर बाहर बगीचे में एक कमरा बिल्कुल खाली है। हम तुम्हें वह किराए पर दे सकते हैं और उसका किराया भी बहुत कम लेंगे। ये सुनकर तो मैं बेहद खुश हो गया था। मैंने कुछ पैसे उस मैनेजर को एडवांस दिए और उसके घर उसके साथ ही चला गया। बड़ा सा बंगला था, बाहर छोटा सा लॉन था और 2 कमरे अलग ही बने हुए थे। ये कमरे शायद बगीचे की देखभाल करने वाले माली के लिए बनाए गए थे और उन कमरों का उसे बंगले से कोई संबंध नहीं था। वह बिल्कुल अलग बने हुए थे। एक कमरे में माली रहता था और एक कमरे में मैंने अपना सामान सेट कर लिया। घर की पिछली तरफ एक बहुत बड़ा अस्तबल भी बना हुआ था, जहां पर बहुत ही अच्छी नस्ल के घोड़े पाले हुए थे। मैंने अपना सामान उस कमरे में रख दिया था। खाने पीने की मुझे कोई चिंता न थी। सब कुछ इस मैनेजर की जिम्मेदारी थी। मैं तो काफी सुकून से हो गया था। मुझे घर जैसा माहौल भी मिल रहा था और वह भी बहुत कम पैसों में। और फिर दरवाजा खोलते ही सामने ही खूबसूरत लॉन देखकर तबीयत ताजिया से खुश हो जाती थी। शाम की चाय के बाद मैं अपने कमरे के अंदर बैठकर ही ऑफिस का कुछ काम अपने लैपटॉप पर करने लगा। जिस कमरे में मैं रुका हुआ था उसका दरवाजा शीशे का था और कमरे में जगह जगह पर खिड़कियां भी लगी हुई थीं, जिससे कि पूरा लॉन नजर आता था। यहाँ रहते हुए अभी मुझे बस कुछ ही दिन हुए थे और इन कुछ ही दिनों में मुझे मालूम नहीं हो पाया था कि मैनेजर के घर में कौन कौन है। एक तो मैंने कुछ खास ध्यान भी नहीं दिया था और दूसरा, मैं अभी तक किसी को लॉन में टहलते या उठते बैठते नहीं देखा था, जिससे कि मुझे अंदाजा होता। मैं एक शाम में अपने कमरे में बैठा था। अगले दिन छुट्टी थी, इसलिए मैं लैपटॉप पर काफी देर अपने काम में बिजी रहा। काम करते करते मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। रात का अंधेरा हर तरफ फैलने लगा था। मैंने खिड़कियां सारी खोल रखी थीं, ताजा हवा दिल को सुकून पहुंच रही थी कि जब मुझे कमरे के बाहर कुछ आहट की आवाज आई। रात काफी गहरी हो चुकी थी, इसलिए हर तरफ खामोशी छाया था, इसलिए जरा सी आहट भी सुनाई दे रही थी। मैंने देखा तो एक लड़की मुझे सामने नजर आई। देखने में तो बिल्कुल लड़की ही लग रही थी, जो ट्राउजर और शर्ट पहने हुए थी। मैं कुर्सी पर बैठा ही उस देखा था। पहले उस लड़की ने सावधान नजरों से पूरे लॉन को देखा। मुझे यह बात उसकी बड़ी हैरान कर गई थी। मैंने अपना लैपटॉप बंद किया और खिड़की के पास खड़ा हो गया। मेरे कमरे में सिर्फ नाइट बल्ब ही जल रहा था। मैं सिगरेट का शौकीन था, इसलिए इस वक्त सिगरेट भी पी रहा था। मैंने खिड़की के पास जाकर देखा। उस लड़की के बाल खुले हुए थे और कमर तक आ रहे थे। उसके पीठ मेरी तरफ थी। मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया था, लेकिन उसके हाथों की सफेद रंगत को देखकर समझ गया था कि वह लड़की खूबसूरत होगी। लेकिन रात के समय वह लॉन में खड़ी क्या ताक झांक कर रही थी। उस लड़की ने पूरे लॉन में नजर दौड़ाई। ये शुक्र था कि उसने मेरे कमरे की तरफ नहीं देखा था, वरना मैं उसे नजर आ जाता। फिर मैंने देखा, वह लड़की धीरे धीरे कदम उठाती हुई उस बंगले के पिछली तरफ जाने लगी, जहां पर घोड़ों का अस्तबल था। मैंने हाथ पर पहनी हुई घड़ी देखी तो इस समय रात के 2 बज रहे थे। मुझे बड़ी हैरत हुई कि इस समय यह लड़की चोरी छुपे दूसरी तरफ अस्तबल में क्या करने जा रही है, वह भी ऐसे चोरों की तरह, क्योंकि उसने पूरे लॉन में ऐसे ही चोरों वाली नजरों से देखा था कि जैसे उसे कोई देख ना रहा हो। जाते जाते पीछे भी देख रही थी कि कहीं मेरे पीछे तो कोई नहीं आ रहा। उस लड़की का पीछे अस्तबल में जाना मुझे इतना हैरतनाक नहीं लगा जितना कि यूं छुप छुप कर जाना लगा था। वह अपने हुलिया से कहीं से मुझे कोई चोर या कोई नौकरानी भी नहीं लग रही थी। शायद मैनेजर की बेटी थी या फिर, लेकिन मैनेजर तो लगभग 40 के उम्र का था और ये लड़की देखने में तो 18-19 से ऊपर की नहीं लग रही थी। मैं सिगरेट पी रहा था और इस लड़की के बारे में सोचने लगा कि रात के समय वह अस्तबल में क्या करने गई थी। वहां तो इस समय घोड़े के अलावा कोई नहीं होता था। घोड़े की देखभाल के लिए भी मैनेजर ने जिसे रखा था वह भी रात होते ही चला जाता था। सुबह मेरी तो छुट्टी थी, इसलिए मैंने सोचा कि देखता हूं कि यह लड़की वापस कब तक आती है। मैं सिगरेट पीता रहा और खिड़की पर खड़ा रहा। मुझे यह एहसास होने लगा कि अगर वह आई
तो सामने उसकी नज़र मेरे कमरे पर ही पड़ेगी और वह मुझे देख लेगी। मैं नाइट बल्ब भी बंद कर दिया। अब मेरे पूरे कमरे में अंधेरा था। मैं खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया, अंधेरा होने की वजह से। अब वह लड़की मुझे देखा नहीं सकती थी। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे बीत चुके थे, लेकिन वह लड़की अभी तक वापस नहीं आई थी। इन 3 घंटा में मेरे दिल में कई बार यह सवाल उठने लगा कि क्यों ना मैं ही चोरी छुपे पीछे जाकर देखूं कि वह अस्तबल में क्या करने गई है। लेकिन फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि अगर उसने मुझे देख लिया तो क्या सोचेगी कि मैं क्यों उसका पीछा कर रहा हूं। यह एक बहुत ही गलत बात थी। खैर, 4 घंटे बाद जब हल्की हल्की रोशनी आसमान पर फैलने लगी तो वह लड़की लोन में वापस आई थी, लेकिन उसकी हालत देखकर तो मेरे हाथ से जलता हुआ सिगरेट भी छूटकर नीचे गिर गया था। वह बहुत ही ज्यादा बदहवास थे, चेहरे से पसीना साफ कर रही थी, बाल बिल्कुल बिखरे हुए थे। वह यूं हाँफ रही थी जैसे ना जाने ऐसा क्या करके आई हो। उसका पूरा ट्राउजर शर्ट पसीने से गिला हो चुका था। उसने दोबारा से लोन में एक फिर सी नजर घुमाई और फिर जल्दी से घर के अंदर चली गई थी। उसकी खराब होती हालत देखकर मेरे दिल में एक अजीब से ख्याल ने जन्म लिया था, लेकिन मैंने अपने इस ख्याल को खुद ही झटक दिया कि ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। वह एक कम उम्र लड़की थी, ऐसा कैसे कर सकती थी। सुबह मेरी आंख दरवाज़ा खटकने पर खुली थी। मैं रात को बहुत देर से सोया था, इसलिए बड़ी मुश्किल से ही मैंने आंखें खोलकर देखा। वही नौकरानी थी जो रोज़ मेरे लिए नाश्ता लेकर आई थी। आज भी उसके हाथ में नाश्ते की ट्रे थी। मैंने बेजारी से उठकर दरवाज़ा खोला। उसने नाश्ते की ट्रे रख दी, कहने लगी, आज क्या घोड़े गड्ढे बेचकर सोए थे? कब से दरवाज़ा पीट रही हूँ। मुझे क्या कोई और काम नहीं है जो यहाँ पर खड़ी तुम्हारा इंतज़ार करती रहूं कि लाट साहब कब उठेंगे और कब नाश्ता लेंगे। नौकरानी के तेवर काफ़ी बिगड़े हुए थे। मैंने मुस्कुराकर कहा, आई एम सॉरी, एक्चुअली रात को काम ज्यादा था इसलिए देर से सोया था। वह कहने लगी, आइंदा ऐसी देर की तो फिर भूखे ही रहना पड़ेगा। इससे पहले कि वह जाती मुझे रात वाली लड़की का ख्याल आ गया। मैंने सोचा इस काम वाली को तो ज़रूर पता होगा कि वह लड़की कौन है, और फिर मैं अपने मन में मचलता हुआ सवाल उस नौकरानी से पूछ लिया। लेकिन मेरे सवाल पर जो खुलासा उसने मुझ पर किया, मैं तो दंग सा रह गया था। मैंने कहा कि मैनेजर साहब के कितने बच्चे हैं? वह कहने लगी, मुझे क्या पता। मैंने हैरत का इजहार किया। मैंने कहा कि वह इस घर में रहते हैं, जाहिर है उनके कोई बीवी बच्चे भी होंगे। वह नौकरानी कहने लगी, यह मैनेजर का घर नहीं है। यह कहकर वह बाहर चली गई और मैं सोच में पड़ गया था कि यह क्या चक्कर है। अगर यह घर मैनेजर का नहीं है तो उसने मुझे यहाँ पर क्यों रखा है और वह खुद इस घर में क्यों रह रहा है? ये किसका घर है? मुझे तो ये ख्याल सताने लगा कि कहीं मैनेजर मेरे साथ कोई धोखाबाजी तो नहीं कर रहा, मुझे किसी चीज़ में फंसवाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। एक के बाद एक सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। यही सब तो सोचते हुए मैं नाश्ता करने बैठा था कि तभी वह मैनेजर मुझे कमरे में आते हुए दिखाई दिया। मुझसे कहने लगा, तुमने अभी तक नाश्ता नहीं किया? मैं चाह रहा था कि आज हम साइट का विजिट भी कर लेते हैं। मैं एक इंजीनियर था और मेरी यही नौकरी थी। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जहां पर हमें अपार्टमेंट और स्विमिंग पूल वगैरह बनानी थी। मैं और मूज जैसे और बहुत से इंजीनियर इसी काम में लगे हुए थे। मैंने कहा, जी हाँ, बस नाश्ता कर लूं, उसके बाद चलते हैं। नाश्ते के बाद मैं उस मैनेजर के साथ वह जगह देखने चला गया जहां पर हमें अपना काम करना था। वहीं मैंने बातों बातों में मैनेजर से पूछा कि यह घर किसका है, तो वह कहने लगा, ये मेरे सेठ का घर है, लेकिन मैं उसका बहुत ही भरोसेमंद आदमी हूं, इसलिए जब भी वह देश से बाहर जाते हैं तो सालों साल वापस नहीं आते और फिर मुझे उनके घर पर रहना पड़ता है। फिर मुझे वह लड़की याद आ गई। मैंने कहा, मैनेजर साहब, क्या आपकी पत्नी और बच्चे भी यहीं आपके साथ रहते हैं? वह कहने लगा, कौन सी पत्नी और बच्चे, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। ये सुनकर मुझे और भी हैरत हुई थी। मैनेजर कहने लगा, मेरे बॉस की एक बेटी है जो यहाँ रहती है। हालांकि शुरू से ही सब काम मैंने ही संभाला हुआ है और बचपन से ही वह मुझे देखती चली आ रही है, इसलिए वह मुझे चाचा जी कहती हैं। बड़ी प्यारी बच्ची है। मेरी एक समस्या तो हल हो गई थी कि वह लड़की बॉस की बेटी थी, लेकिन एक बात अभी भी मेरे दिमाग को उलझा रही थी कि वह रात के समय पीछे अस्तबल में क्या करने जाती थी। पहले मैंने सोचा कि यह भी मैं मैनेजर से पूछ लूं, लेकिन फिर मैंने कुछ भी ना कहा, क्योंकि जिस तरह से वह लड़की जा रही थी लग रहा था कि छोरी छुपे ही जाती है। लेकिन एक सवाल और मुझे तंग करने लगा कि जब वह पूरे घर की मालकिन थी तो उसे किस बात का डर था? वह क्यों छुप छुप कर पीछे उस अस्तबल में जाती थी? वह तो खुलेआम जब चाहे जहां चाहे जा सकती थी। हम लोग शाम को 8 बजे ही वापस आए थे।
मैंने खाना खाया और रात की कॉफ़ी मैंने अपने कमरे में ही बनाई थी। मेरे पास एक इलेक्ट्रिक कॉफ़ी मेकर था। मैंने कॉफ़ी बनाई और पता नहीं क्यों उस लड़की का इंतज़ार करने लगा। हालांकि सुबह मेरी ड्यूटी थी, मुझे ऑफिस भी जाना था, लेकिन फिर भी मुझे उस लड़की का इंतज़ार था। मुझे लगा जैसे वह फिर आएगी, और वही हुआ था जैसा मैंने सोचा था। रात के ठीक 2 बजे वह लड़की फिर से इस तरह ट्राउज़र और शर्ट में बाहर आई थी, और फिर पूरे लॉन को उसने ऐसे देखा कि जैसे ये जानना चाह रही हो कि कोई उसे देख तो नहीं रहा, और अब बहुत धीरे धीरे कदम उठाते हुए पीछे अस्तबल की तरफ चली गई। मेरे दिल में ख्याल आया कि आज तो मैं इसका पीछा करके रहूंगा कि आखिर अस्तबल में क्या करने जाती है। लेकिन फिर मुझे यह ख्याल भी सताने लगा कि मुझे सुबह ऑफिस भी जाना है। अगर मैं देर से उठा तो मैनेजर से मेरी अच्छी खासी खिंचाई हो जाएगी। मैंने कहा कि मुझे इससे कोई मतलब रखना ही नहीं चाहिए कि वह कहाँ जाती है, क्या करती हैं, और फिर बॉस की बेटी है। अगर उसने मुझे देख लिया या मेरी शिकायत अपने बाप से लगा दी तो मुझे तो नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन फिर वही उत्सुकता कि एक बार देख लेने में कोई हर्ज नहीं है। मैं उठकर जैसे ही कमरे के दरवाजे तक पहुंचा तो मैनेजर को तेजी से लॉन में आते देखकर वहीं रुक गया। उसने पूरे लॉन में नज़र घुमाई और फिर पीछे अस्तबल की तरफ बढ़ गया। कुछ देर में ही वह उस लड़की का हाथ थामे उसे लेकर आ रहा था, और वह लड़की उसे अपना हाथ छुड़ा रही थी, और वह मैनेजर उसे घूर कर देख रहा था और यह भी कह रहा था कि आइंदा अगर रात के समय तुम अस्तबल में गई तो मैं इसकी शिकायत तुम्हारे बाप को लगा दूंगा। वह लड़की खामोश थी लेकिन आंसू बहा रही थी। वह घर के अंदर जा चुके थे। मैं अब और उलझन का शिकार हो चुका था। मुझे सुबह ऑफिस जाना था, इसलिए मैंने लैंप बंद किया और सो गया। सुबह जब मैं उठा तो वह लड़की लॉन में ही थी। लॉन में लगे खूबसूरत फूलों को तोड़ रही थी। वह अपने ही काम में मगन थी। मैं तैयार हो चुका था, लेकिन नाश्ते में अभी भी समय था, इसलिए कमरे से बाहर निकल आया। धीरे धीरे चलता हुआ मैं बाहर बगीचे में आ गया और उस लड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। वह शायद कोई गाना गुनगुना रही थी। बड़े अच्छे मूड में लग रही थी। फूलों को उसने तोड़कर जब हाथों से उसका गुलदस्ते जैसा पकड़ लिया तो एकदम ही पीछे पलटी थी। मैं उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था, इसलिए मुझसे टकराते टकराते बची थी। वह मुझे हैरत से देखने लगी, फिर मुझसे कहने लगी, कौन है आप? मैंने कहा, आपका राजदार। मेरी बात सुनकर वह कुछ घबरा सी गई थी। मैंने कहा, परेशान ना हो, मैं यहाँ इस घर में किराए पर रहता हूँ, आपके पापा के ऑफिस में काम करता हूँ। यह सुनकर उसके चेहरे की हैरत और परेशानी दोनों ही खत्म हो गई थी। वह लड़की कहने लगी, ओ हाँ, याद आया, मैनेजर साहब ने बताया था। वैसे भी लड़कियों से दोस्ती करने की मुझे आदत सी थी, इसलिए बोलने का तरीका मुझे बहुत अच्छे से आता था। मैंने सोचा कि इस लड़की से दोस्ती करने में कोई फर्ज नहीं है। अब मैं क्या उसका पीछा करूं, यह देखूं कि यह पीछे क्या करने जाती है। बेहतर है कि इससे दोस्ती ही कर लूं, और यह खुद ब खुद ही मुझे सब कुछ बता देगी। लेकिन मैं नहीं जानता था कि जो बात मुझे पता चलेगी वह मेरे होश उड़ा के रख देगी। मैंने कहा कि वैसे तो आप बॉस की बेटी हैं, मुझे यह बात कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर बोर होता रहता हूँ। अगर आप मुझे थोड़ी सी कंपनी दे दिया करें तो। मैंने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी थी। मेरी बात पर वह मुस्कुराने लगी, कहने लगी, अकेली तो मैं भी होती हूँ, ठीक है, मैं जब भी फ्री हुआ करूंगी तो आपके पास आ जाया करूंगी। मैंने कहा, थैंक यू सो मच। यूं हमारी बातों का सिलसिला चल निकला था। अब वह अक्सर शाम के समय ही वह मेरे कमरे में आ जाती थी। मुझसे हिंदुस्तान के बारे में ढेर सारी बातें करती और पूछती रहती। कभी कभी इधर उधर की बातें करती रहती। काफी बातूनी टाइप की लड़की थी। बहुत जल्दी मैं उससे फ्री हो चुका था और वह मुझसे फ्री हो चुकी थी। लेकिन जब मैं उसे ये पूछा कि आपको घोड़े कैसे लगाते हैं तो उसका चेहरा अजीब रंगत का हो गया था। फिर वो कहने लगी, मुझे घोड़े से बेहद मोहब्बत है। मैंने कहा, तभी रात को आप अस्तबल में जाते हैं। उसके चेहरे का रंग एकदम से मेरी बात सुनकर सफ़ेद पड़ गया था। कहने लगी, तुम मेरा पीछा करते हो, मुझ पर नज़र रखते हो। वह इस कदर गुस्से में आ गई थी कि मैं तो बौखला गया था। मैंने कहा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसे ही रात को आंख खुली थी तो मैं तुम्हें पीछे अस्तबल की तरफ जाते हुए देखा था। वह फौरन से खड़ी हो चुकी थी, गुस्से से मुझे देख रही थी। मैं तो अपनी बात कहकर पछताया था। वह लड़की कहने लगी, आइंदा मुझे देखने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हें घर से बाहर निकलवा दूंगी। मैंने कहा कि मैं ऐसा कुछ नहीं कहा कि तुम इतना बुरा मान जाओ,
लेकिन उस लड़की ने मेरी बात सुनी ही नहीं। फौरन से गुस्से से मेरे कमरे से बाहर निकल गई। मैं तो अपना सर पकड़कर बैठ गया था कि कहीं वह मेरी शिकायत बॉस से ना लगा दे। इस बार मैंने रात को कमरे की सारी लाइट्स बंद कर दी थीं। रात को मुझे आहट की आवाज आई, लेकिन मैंने उठकर देखने की हिम्मत नहीं की। लेकिन एक सवाल मेरे अंदर मुझे बेचैन किए हुए था, वह यह कि आखिर वह पीछे करने क्या जाती है। लेकिन इससे ये बात पूछकर मैं अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारती थी। अब वो मेरे पास नहीं आती थी और ना ही मुझसे कोई बात करती थी। उससे बातचीत के दौरान मेरा समय अच्छा पास हो जाता था और बोरियत भी नहीं होती थी। लेकिन अब मैं पछता रहा था। तीसरे ही दिन ऑफिस से वापस आने के बाद मैं घर के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ गया। मैं सोच चुका था कि वहीं उस लड़की से माफी मांग लूंगा। मुझे बाकी उसके पर्सनल मामलों में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए थी और ना ही उसे पूछना चाहिए था। मैं इसी इरादे से जब घर में दाखिल हुआ, नौकरानी से पूछा कि मुझे बॉस की बेटी से मिलना है, मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। तो वह कहने लगी कि मैडम तो घर के पीछे अस्तबल में है, वहीं जाकर बात कर लो। अब मैं ये सोच रहा था कि मैं अस्तबल जाऊं या ना जाऊं, क्योंकि वह लड़की इसी बात पर गुस्सा हो गई थी। मैंने यही तो पूछ लिया था कि वह अस्तबल में क्या करने जाती है। खैर, मैं धीरे धीरे कदम उठाता हुआ बंगले के पीछे की तरफ जाने लगा, जहां घोड़े का अस्तबल था। जब मैं अस्तबल के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वह घोड़े को अपने हाथों से नहला रही थी, उसे पानी दे रही थी। घोड़ा भी उसे काफी घुला मिला हुआ सा लग रहा था। मैं हैरान सा रह गया था कि वह मालिक की बेटी होकर घोड़े को खुद क्यों नहला रही है। हालांकि वहां पहले से घोड़े की देखभाल के लिए एक लड़का मौजूद था। जब उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो उसने मुझे गुस्सैली नजर से देखा था। मैं उसके पास गया। मैंने कहा, मैं कल की बात पर बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे आपकी पर्सनल लाइफ में दखलंदाजी करने का कोई हक नहीं था। आप मुझे माफ कर दें। लेकिन उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। कहने लगी, आप अपने काम से कम रखा करें। मैंने कहा कि आप प्लीज मुझे माफ कर दें, मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूं। वह कहने लगी, आपको शायद इस बात का डर है कि कहीं मैं आपकी शिकायत अपने बाप से ना लगा दूं और कहीं वह आपको नौकरी से ना निकाल दे। बस इसीलिए आप मुझसे माफी मांग रहे हैं। बात तो उसकी 100% सही थी। मुझे यही डर था कि कहीं वह अपने बाप से कुछ कह ना दे। लेकिन उसके मुंह से ये सुनकर मैं फौरन से इनकार कर दिया। मैंने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नौकरी का क्या है, वह तो मुझे और भी मिल जाएगी। लेकिन मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूं। मेरी बात सुनकर उसने कहा, ठीक है, मैंने आपको माफ किया। मैंने कहा, प्लीज आप मुझसे वैसे ही दोस्ती रख सकती हैं जैसे पहले थी। वह लड़की कहने लगी, ठीक है, वरना मेरा दिल जिस इंसान से एक बार दुख जाए, मैं दोबारा उससे बात नहीं करती। यह कहकर वह दोबारा से घोड़े को नहलाने लगी। मैं वहां से वापस आ गया। 2-3 महीने तो मैं दोबारा देखने की कोशिश ही नहीं की कि वह लड़की कब पीछे अस्तबल में जाती है और कब वापस आती है। लेकिन एक बार मैंने देखा कि वह बड़ी बेचैनी से पीछे अस्तबल की तरफ गई थी, बिल्कुल भागते हुए। यह देखकर मुझे अंदर से उत्सुकता बढ़ने लगी थी। मैंने कहा कि अब तो यह बात पुरानी हो गई है। वह मुझ पर फिर से भरोसा करने लगी है। अब वह मुझ पर शक नहीं करेगी। बस एक बार मुझे यह देखना था कि वह पीछे जाती क्यों है, और वह भी रात के इस समय, और वह भी चोरी छुपे। मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और धीरे से चलता हुआ पीछे अस्तबल की तरफ जाने लगा कि तभी मेरे पैर उस लड़की की सिसकियों की आवाज़ सुनकर रुक गए थे। वह रो रही थी। आखिर वह लड़की क्यों रो रही थी? मैंने धीरे धीरे मेरे कदम आगे बढ़े। जैसे ही मैंने अस्तबल की तरफ देखा तो मेरे होश उड़ के रह गए थे। अचानक से मेरा हाथ मेरे मुंह पर आ गया था और मैं अपने मुंह से निकलने वाली चीखों को रोका था। मैं वहीं से उल्टे कदम वापस आ गया और अपने कमरे में जाकर दरवाजा भी बंद कर लिया। ये क्या था जो मैं देख कर आ रहा था? मेरा दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर चुका था। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि वह लड़की रात के समय पीछे अस्तबल में जाकर यह काम भी कर सकती है। इतनी कम उम्र में यह घिनौना काम। मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। कुछ ही देर बाद मेरे कमरे का दरवाजा खटका था। मैं तो पूरा का पूरा चौंक कर रह गया था और मेरी जान उस समय निकली जब वही लड़की मेरे कमरे के बाहर खड़ी थी। मुझे यही डर सता रहा था, कहीं वह मुझे देख ना ली हो। मेरे कमरे में इस समय बिल्कुल अंधेरा था। मैंने कुछ देर बाद उठकर दरवाजा खोला और आंखों को यूं मसला जैसे कि मैं नींद से जगा हूं। वह अंदर आए कहने लगी, तुम फिर मेरे पीछे आए थे ना? मैंने कहा, नहीं, मैं भला आपका क्यों पीछा करूंगा? मेरी बात पर वह कुछ सोचते हुए बोली,
कि मैंने महसूस किया था कि जैसे कोई मेरे पीछे आया था और किसी की मुझ पर नजर थी। अगर तुम नहीं थे तो मुझे लगता है वह मैनेजर का बच्चा मेरे पीछे पड़ गया है। ये कहते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। फिर मुझसे कहने लगी कि यह मैनेजर अच्छा आदमी नहीं है। ये बात मैंने गौर से सुनी थी। वह फिर कहने लगी कि मैं उससे पीछा छुड़वाना चाहती हूँ, लेकिन मैं इसलिए चुप हूँ क्योंकि उसने मेरे बाप का सारा काम अपने कब्जे में कर रखा है। उसको झेलना मेरी मजबूरी है, लेकिन मुझे लगता है जैसे ये अंदर ही अंदर मेरे बाप की हर चीज पर कब्जा करने लगा है। मैंने कहा, तो फिर आपको चाहिए कि आप अपने पापा से ये बात कहें। ये बात सुनकर उसके आंसू और भी तेजी से बहने लगी थीं। कहने लगी कि तुम सच नहीं जानते। कभी कभी तो दिल चाहता है कि मैं तुम पर भरोसा कर लूं और तुम्हें सारा सच बता दूं। मैंने कहा कि आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं, मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा। और ये सच भी था, या पता नहीं क्या था उस लड़की की बातों में कि मैं दिल ही दिल में उसे चाहने लगा था, उससे मोहब्बत कर बैठा था, लेकिन मैंने ये बात उससे छुपाई हुई थी। वैसे भी अभी उसकी उम्र इतनी ज्यादा नहीं थी, 18 साल की लड़की थी और मेरी उम्र 28 साल थी। और फिर वह मेरे बॉस की बेटी थी और मैं कहाँ उसके पापा की ऑफिस में काम करने वाला छोटा सा वर्कर। उसका और मेरा कोई मेल नहीं था, इसलिए मैंने अपनी इस चाहत की चिंगारी को अपने दिल में ही दबा रखा था। लेकिन पता नहीं कैसे आज मेरे मुंह से ये बात निकल गई थी कि आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा। पता नहीं मेरी आंखों में कैसे रंग थे कि वह कुछ पल के लिए मेरी आंखों में झांक रही थी और फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे पीछे अस्तबल में ले गई। कुछ देर पहले मैंने उसे घोड़े के अस्तबल में जाते देखा था। उसने अपने घोड़े को खोला और उसे एक कोने की तरफ बांधकर खुद उसके नीचे बैठ गई थी। लेकिन वहां से मुझे सिर्फ घोड़ा ही नजर आ रहा था, वह लड़की नजर नहीं आ रही थी। लेकिन इतना तो मैंने देखा था कि घोड़े को बांधकर वह नीचे घोड़े के पैरों के पास बैठ गई थी। लेकिन बैठने के बाद मैं उस लड़की को देख नहीं पा रहा था क्योंकि नीचे लकड़ी का बाड़ा था। लेकिन मैं घोड़े को साफ देख सकता था। घोड़ा अपना सर नीचे ले जाकर कुछ करने लगा था और फिर उसके बाद वह घोड़ा उछलने लगा था और मुझे लड़की की सिसकियों की आवाज भी आने लगी थी। मेरे दिमाग ने कुछ गलत ही सोच लिया था और यही सब सोचते सोचते मेरे मुंह से चीख निकलने वाली थी। लेकिन मैं अपने मुंह को दबाए हुए वहां से वापस पलट आया था। दिमाग में बार बार बात आ रहा था कि न जाने वह लड़की क्या कर रही थी। लेकिन अब वह लड़की खुद मुझे वहां लेकर जा रही थी। मैं नहीं जानता था कि ये सब क्या राज है। मैं उस लड़की के बारे में गलत सोच भी नहीं सकता था क्योंकि वह देखने में ऐसी नहीं थी। न जाने वह उस समय घोड़े के साथ क्या कर रही थी। लेकिन यह राज भी मेरे सामने खुल गया था। वह मुझे अस्तबल की दूसरी तरफ ले गई। वहां उसने घोड़ा पहले से ही बंधा हुआ था और वह घोड़ा आंसू बहा रहा था। घोड़ा अभी उछल रहा था। मैंने कहा कि इसे क्या हुआ है? कहने लगी, यहाँ मेरे पापा की कब्र है। यह सुनकर तो मेरे सर पर आसमान ही टूट पड़ा था। मैंने कहा, आपके पापा मर चुके हैं? लेकिन वह मैनेजर तो, वो कहने लग, अगर उस मैनेजर को यह खबर हो गई कि मेरे पापा मर चुके हैं तो वह हर चीज अपने नाम कर लेगा। मैं अपने पापा की मौत का किसी को नहीं बताया। उनकी मौत रात के समय हार्ट अटैक आने से हो गई थी। यह 2 साल पुरानी बात है। मैंने अपने पापा को यहाँ दफना दिया था। मेरे कुछ विश्वास के आदमी थे जो इसी बंगले में काम करते हैं। एक तो घोड़े की देखभाल करता है और एक घर के अंदर काम संभालता है, एक बगीचे का माली है और एक मेरा ड्राइवर है। ये सब लोग मेरे पापा को बहुत मानते हैं, बहुत ही भरोसे वाले आदमी हैं। जब पापा जिंदा थे तो इन लोगों की पापा ने बहुत मदद की थी, उनके परिवार को सहारा दिया था, इसलिए यह मेरे पापा के एहसान को मानते हैं और उनसे बहुत प्यार करते थे। पापा की तबीयत जब बिगड़ी थी तो हम सब लोग मिलकर पापा को अस्पताल ले गए थे। पापा को बचाने के लिए डॉक्टर ने हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन पापा बच ना सके थे और पापा की मौत हो गई। उस समय मैं बहुत रोई थी क्योंकि पापा के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था और पापा भी मुझे छोड़कर चले गए थे। मैं किसके सहारे जिंदा रहती? लेकिन फिर मैं अपने आप को संभाला क्योंकि मुझे अपने पापा की प्रॉपर्टी को बचाना था। मुझे पता था कि पापा के मैनेजर की नज़र मेरे पापा की प्रॉपर्टी पर है। मैंने डॉक्टर को कहा कि मेरे पापा की मौत का किसी को कुछ मत बताना। हम सब लोग मिलकर पापा को घर ले आए थे। मैंने मैनेजर को यही कहा कि पापा दूसरे देश गए हैं। अगर उसे पता चल जाए कि पापा मर चुके हैं तो वह सारा सब कुछ अपने कब्जे में कर लेगा और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे पापा की मेहनत से जमा की हुई सारी प्रॉपर्टी वह अपने नाम कर ले।
मुझे अपने पढ़ाई पूरे होने का इंतज़ार है, जब मैं उसके कब्जे से सब कुछ ले लूँगी। लेकिन ये बार बार मुझे पेपर साइन करने के लिए कहता है कि जब तक आप बड़ी नहीं हो जाती, सारे बिजनेस की देखभाल मेरे हवाले कर दें। मैं उसे अपने पापा का डर दिल देती हूँ तो वो चुप हो जाता है। मैं यहाँ पर अपने पापा की कब्र पर आती हूँ, उनके साथ बैठकर बातें करती हूँ। यहाँ कब्र पर आती हूँ तो मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है। ऐसा लगता है जैसे मेरे पापा कहीं मेरे ही आसपास मौजूद हैं। और ये घोड़े मेरे बाप से बहुत मोहब्बत करते थे, इसलिए उनकी कब्र पर आते ही यह रोने लगते हैं और पाँव मारने लगते हैं। ये सब जानकर मुझे बहुत अफसोस हुआ था। मैंने उस लड़की की मदद यूं की कि हम शादी कर लें। मैं जब उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा तो वह हैरत से मुझे देखने लगी थी, लेकिन मैंने कहा कि आप एक अकेली लड़की हैं। वह मैनेजर एक न एक दिन आपसे आपकी प्रॉपर्टी ज़रूर ले लेगा और आपको सड़क पर लाकर छोड़ देगा। आपको एक साथी की ज़रूरत है जो मिलकर आपके घर और आपका कारोबार को संभालेगा, और आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। मैं आपके भरोसे को कभी नहीं तोड़ूंगा, जैसा कि मैं पहले भी आपसे वादा कर रखा है। और यह सच भी था। मैं उस लड़की से सच्ची मोहब्बत करने लगा था, और अब तो मेरे पास दूसरा कारण भी आ गया था। मैं उसे सहारा भी देना चाहता था। वह कुछ देर तक सोचती रही और फिर उसने शादी के लिए हाँ कर दी। अगले ही दिन हमने शादी कर ली थी, और जब यह खबर मैनेजर को पता लगी तो वह हद से उखड़ गया था। आग बबूला हो गया और चीखने चिल्लाने लगा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना बड़ा फैसला करने की? तुमने जुर्रत कैसे की? मेरे गैर मौजूदगी में ही शादी कर ली, और तब उसे सारी हकीकत पता चली थी कि बॉस तो अब इस दुनिया में ही नहीं है। यह सुनकर भी वह हैरान हुआ था। थोड़ी ही देर बाद वकील भी आ पहुंचा था। बॉस की वसीयत के अनुसार सारी प्रॉपर्टी उनकी बेटी के नाम ही होनी थी, और जब वकील ने वह वसीयत पढ़कर सुनाई तो मैनेजर अपना मुंह लेकर उस घर से चला गया था। अब मैं सारे कारोबार को खुद संभालना शुरू कर दिया। मेरी पत्नी, जिसका नाम दिव्य है, वह मेरे साथ बहुत खुश है, और मैं भी उसकी हमराही में बहुत खुश हूँ। जिंदगी में खुशियों के रंग बिखेर चुके हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना।